चलिए तो हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का स्वागत है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर और आप देख रहे हैं मुझे लोकेश हवले को। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हमारा यूपीएससी। आप सभी लोगों को पता है कि जो यूनिट नंबर 10 है कमीशन की जो यूनिट है हमारी, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए यूपीएससी। तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन में इस वीडियो को हम लोग बना रहे हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इसको पसंद आएगा। चलिए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके पहले मैं आप लोगों को सिलेबस वाला पॉइंट बता देता हूँ। यूनिट नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें नेशनल एंड जो रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेटरी बॉडीज़ जो हैं उसके बारे में दिया गया है। और यहाँ पे बच्चों हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूपीएससी को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है आपका थर्ड वाला पॉइंट यूपीएससी ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये हमारा सिलेबस का जो तीसरा आप बोल सकते हो सब पॉइंट है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं। देखो अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी में 3 प्रकार के इंस्टीट्यूशंस आपको जनरली देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका स्टेटरी बॉडी, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी। देखो जब कभी आपसे कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है तो आप बताएंगे कि जिसका प्रावधान संविधान के अंतर्गत है, जिसका प्रावधान संविधान के अंतर्गत है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म है। जैसे सर, जैसे मान लीजिए आपका सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान आपको संविधान में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? अनुच्छेद 124 में मिलेगा, राइट। उसके बाद में जैसे आपका कैग है तो कैग का प्रावधान आपको मिलेगा संविधान में, है ना। तो वैसे ही डिफरेंट जैसे यूपीएससी है तो यूपीएससी का प्रावधान मिलेगा आप लोगों को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो संविधान के अंतर्गत बनाई गई हैं और संविधान का ही अंग हुआ करती थी। उसके बाद में जैसे जैसे समय बढ़ा आगे, कुछ हमें ऐसी बॉडीज़ की आवश्यकता लगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं थी बट उनके पास में पावर्स देना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पार्लियामेंट बाय लॉ, है ना, पार्लियामेंट बाय लॉ हमने उस बॉडी को बनाया। तो उसको हमने क्या नाम दिया? स्टेटरी बॉडी जो है वो बनाया। तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। हमने पार्लियामेंट के अंदर मतलब कि संसद के अंदर इसके लिए विधेयक लाया और विधेयक को पास करा के उसको शक्ति दी। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया है कि एक स्टेटरी बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब जिसका संविधान के अंदर का प्रावधान होता है, और स्टेटरी बॉडी मतलब जिनका संविधान में तो प्रावधान नहीं है लेकिन हम लोग उनके लिए एक बिल लेके आए, उसको हमने पास करवाया और संवैधानिक मान्यता उसको दिलवा दी। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटरी बॉडी। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है एक एग्जाम्पल, आप इसका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दे सकते हो। तो एनजीटी आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। और कोई तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है और भी बहुत सारे। तो यहाँ पर आप स्टेटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब आता है आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उनके द्वारा पास कर दिया जाए और एक बॉडी को फॉर्म कर दिया जाए। तो जब कैबिनेट मिनिस्टर्स मिलके किसी एक बॉडी को पास करते हैं, या आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता तो नहीं दे रहे हैं लेकिन पावर्स दे रहे हैं संविधान के अंतर्गत, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। तो क्या कोई ऐसी बॉडी है? बिल्कुल है। पहले आप इसको प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे। 15 मार्च 1950 को ये बनाया गया था, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्लानिंग कमीशन की भी कोई मान्यता नहीं थी और ये कोई स्टेटरी बॉडी भी नहीं। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जो कैबिनेट मिनिस्टर निकाल सकते हैं उसके थ्रू इसको बनाया गया। पहले इसको प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, NITI, नीति आयोग। और इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो वर्तमान में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके क्या बना दिया गया है? आपका नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये पढ़ने के पहले, कमीशन पढ़ने के पहले थोड़ी जानकारी आपको होना चाहिए। तो मैंने स्टेटरी बॉडी बता दी आपको कि पार्लियामेंट बाय लॉ जब बना दी जाती है, NGT CVC इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका संविधान में शुरुआत से प्रावधान है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, कैग है, मैंने आपको बताया है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सो यूपीएससी जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जो कैबिनेट मिनिस्टर्स पास कर देते हैं उसके थ्रू जो बनाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का एग्जाम्पल है जिसको रिप्लेस करके अभी नीति आयोग बना दिया गया है। मेरे हिसाब से ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। आप लोगों की पढ़ाई को और आसान करने के लिए मैंने स्टेटरी बॉडी जो भी हैं वो यहाँ पर मैंने रख दी है। जैसे मैंने आपको बताया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, नेशनल ट्रिब्यूनल है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। ये देखिए सब एक्ट के थ्रू, मैंने आपको बताया था ना, पार्लियामेंट बाय लॉ।
तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि इसके लिए बिल लेके आए हैं, इसको पास करवाया है हमने और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता हम लोगों ने दे दी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जैसे मैंने आपको बताया यूपीएससी जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, एमपीपीएससी है, शेड्यूल कास्ट कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, कैग है, इलेक्शन कमीशन है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल है। और नीति आयोग जो है वर्तमान में आपका एक एग्जीक्यूटिव बॉडी मिल जाएगा आपको। तो कुल मिला के कमीशंस में आपको ये सारे के सारे भाग जो है पढ़ना है। ये क्लासेस मेरे अनअकैडमी पर भी अवेलेबल हैं। इस कोड के माध्यम से आप क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल पे जाके आप सर्च कर लेना, मिल जाएंगी आपको चीज़ें। चलिए यूपीएससी को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी को स्टार्ट करने के पहले कुछ हमें बैकग्राउंड को समझना होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, कि जो सेंट्रल पब्लिक कमीशन जो है ये सेटअप किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। किसकी बेसिस पे? एक ली कमीशन बनाया गया था 1923। उसने ये आधार दिया था कि हमको एक सेंट्रल पब्लिक कमीशन की आवश्यकता है जिसमें हम लोग रिक्रूट्स जो हैं वो लोगों करें और वो ब्रिटिश सरकार के लिए क्या करेंगे? काम करेंगे। तो 1923 का जो ली कमीशन था उसके रिकमेंडेशन के आधार पे हमने, आप देखेंगे ये 1 अक्टूबर 1926 को इसको किया। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है हमको कि मॉन्टाग्यू गेम्सफोर्ड जो आया था ना रिफॉर्म 1919 का, उसके अंदर भी ये प्रावधान था कि हमें कोई एक ऐसी बॉडी बनानी है। तो उसी के बिहाफ पे, मॉन्टाग्यू गेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बिहाफ पे ली कमीशन आयोग, जैसे आपने सर जॉन साइमन कमीशन का नाम सुना होगा आपने, वो साइमन गो बैक के नारे जो लगे थे, बिल्कुल वैसे। तो ठीक उसी तरीके से ली कमीशन भी बनाया गया था 1923 में। उसने अपने रिकमेंडेशन दिए। उसके तहत आप देखेंगे अंडर द एक्ट ऑफ 1935। अब देखिए थोड़ा सा इतिहास को आपको यहाँ पर समझना होगा कि जब साइमन कमीशन आया तो उसके बिहाफ पे जो लॉर्ड ब्रिकन हेड थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो हुआ करते थे, उन्होंने नेहरू जी को, जो आपके मोतीलाल नेहरू, उनको चैलेंज किया कि अगर आप चाहते तो आप भी अपना एक संविधान बना सकते हैं, एक फॉर्म बना सकते हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी। तो एक नेहरू रिपोर्ट आती है और एक साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आप लोगों को 1929 में मिल जाएगी और आप देखेंगे साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन दोनों की रिपोर्ट को जो है एक टेबल पे डिस्कस किया गया जिसको हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई है, 1930 में हुई है, 31 में हुई है, 32 में, और इसका जो रिजल्ट निकल के आया है वो ना है 1935 का रिजल्ट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ते हैं ना हम लोग, ये वही है 1935 का। तो अंडर द एक्ट ऑफ 1935 इट इज रीनेम्ड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन सा? जो हमने सेंट्रल पब्लिक कमीशन बनाया था ना, बस उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से हम लोगों ने बनाया। और कब बना दिया इसको? 1 अप्रैल 1937 को बन के तैयार हो गया। समराइज करते हैं, सेंट्रल पब्लिक कमीशन के नाम से एक आयोग बनाने की मांग की गई ली कमीशन के आधार पे। ली कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पे, मॉन्टाग्यू गेम्सफोर्ड रिफॉर्म के आधार पे इस कमीशन को बनाया गया था। 1935 का जो अधिनियम जो मैंने आपको बताया, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक रिजल्ट जो निकल के आया था, उसी के तहत इसको भी, रिपोर्ट को भी डिस्कस किया गया होगा वहाँ पर। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से इसको रीनेम कर दिया गया सेंट्रल पब्लिक कमीशन को, और 1 अप्रैल 1937 को बन के तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को आप देखेंगे इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया, जो हमको पढ़ना है। तो आपने सेंट्रल पब्लिक कमीशन भी समझ लिया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी समझ लिया, और यूपीएससी जो हमको पढ़ना है उसका आधार भी समझ लिया। इसलिए 26 जनवरी जो है ये यूपीएससी डे के रूप में मनाया, सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है, आप लोगों को पता है। तो इसकी स्थापना से क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यूपीएससी नाम इसका कर दिया गया। अब ये है कहाँ पर? आप कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं तो सर कहीं ना कहीं पर तो होगा ही। तो पार्ट 14 जो है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है आपके यूपीएससी से, और आर्टिकल आपको मिल जाएंगे 315 से लेके 323 तक। तो मतलब 315 अनुच्छेद से लेके 323 तक जो अनुच्छेद है वो यूपीएससी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। अब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि एमपीपीएससी में हमारे लिए क्वेश्चन आए। सही बात है ना? तो मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में ही बताया किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको ये जो सेकंड वाली स्लाइड है उसमें बताया कौन सा पार्ट है, और आर्टिकल भी आप लोगों को बताया। ठीक है, अब हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि ये सब छोड़ो, आप तो बताओ कि फर्स्ट चेयरमैन को थे, तो बता देना उनको कि जो सर रॉस बांकर जो हैं ये फर्स्ट चेयरमैन थे किसके? आपके यूपीएससी के। खासतौर पे कौन से? एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, कोई महिला चेयरमैन बनी थी? बिल्कुल बनी थी। उनका नाम है रोज मेलियन मैथ्यू जो है
है ना, ये महिला चेयरमैन थी। और वर्तमान में कौन है, हो सकता है वर्तमान का पूछ ले आपसे, तो प्रदीप कुमार जोशी जी जो हैं वो आपको यूपीएससी क्या मिल जाएंगे, चेयरमैन मिल जाएंगे। देखो कितना सिंपल है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बहुत एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ रहे हैं, है ना। उसके बाद में कंपोजिशन कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए यूपीएससी में एक तो हमारे चेयरमैन साहब होंगे और कुछ अदर मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ कमीशन, मतलब ये जो कंपोजिशन है किस तरीके से बनेगा, वो सम अदर मेंबर कितने होंगे, कौन होंगे, वो कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। अब आप लोगों को पता है प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर क्या है, एक नॉमिनल हेड है, क्योंकि रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास में होती है, आपके मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में होती है, लेकिन लगाना आपको प्रेसिडेंट ही है। कि जो कंपोजिशन करता है ना, डिटरमाइन करता कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन, मतलब कि संविधान में कहीं पर भी आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी कि उसको 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, या इतना उसके पास में एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है संविधान में। किसके लिए, यूपीएससी के मेंबर बनने के लिए। बट इट इज़ नेसेसरी दैट मेंबर मस्ट हैव एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये कंपलसरी है कि जो भी व्यक्ति मेंबर बनेगा वो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के अधीन 10 साल तक उसने गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस लिया हो, मतलब उसको जानकारी होना चाहिए। कल कोई किसी व्यक्ति को आप बना दोगे तो कैसे चलेगा। तो ये मस्ट है, ये नेसेसरी कि 10 साल तक उसने काम किया हो केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। संविधान में आयोग की सदस्य की योग्यता में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है कि सदस्यों के पास में भारत सरकार या सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। जो चेयरमैन होते हैं और जो अदर मेंबर होते हैं सभी के सभी 6 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति 61 साल में बना तो 6 वर्ष तो कैसे हो जाएंगे, 61 में 6 जोड़ोगे 67 होगा, तो 67 तक नहीं बैठेगा वो उसका पद भले ही 6 वर्ष के लिए, लेकिन 65 वर्ष की अगर आयु होगी तो रिटायर हो जाएगा वो। तो ये आपको दिमाग रखना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। दे कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग द प्रेसिडेंट, दे कैन रिमूव प्रेसिडेंट, प्रोसीजर डिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इसके पहले भी अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति जी को जिन्होंने नियुक्ति की उनको रेजिग्नेशन दे दें, और उसको हटाना है तो संविधान में जो प्रावधान है साबित कदाचार असमर्थता का आधार, उसके आधार पर इनको हटाया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हिंदी में भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया है। इन दी एब्सेंस ऑफ चेयर, मान लीजिए चेयरमैन जी छुट्टी पे गए हुए हैं, कहीं पे गए हुए हैं, तो प्रेसिडेंट मैन अपॉइंट द एक्टिंग चेयरमैन, तो अस्थायी रूप से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाता है कि भाई बाहर घूमने गए हैं, बहुत अर्जेंट काम है तो आप संभाल लीजिए, इस तरीके से। द एक्टिंग चेयरमैन वर्क अंटिल द चेयरमैन टेक्स ओवर द हिज अगेन वर्क अगेन एंड न्यू चेयरमैन इज अपॉइंटेड। तो ये कब तक काम करेंगे, जब तक चेयरमैन जो छुट्टी पे गए हैं वो वापस नहीं आ जाते हैं, या छुट्टी पे नहीं परमानेंटली चले गए, नहीं अब काम नहीं करना, मज़ा नहीं आ रहा वहाँ पे, काम नहीं करूँगा आके, तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति को चेयरमैन बनाएंगे, या फिर जो एक्टिंग चेयरमैन है उसको भी बनाया जा सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ तो है, ये हिंदी में मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद में हटाने की प्रोसेस से हमेशा क्वेश्चन आता है कि सर हटाना कैसे है, तो भाई पहले तो हटाएगा कौन, प्रेसिडेंट हटाएगा, याद रखना। आधार क्या होंगे, इफ़ ही इज एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, मतलब अपने कार्य करने में जो है वो असक्षम है, अगर दूसरी कोई सैलरी में एंगेज हो गए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो तो नहीं, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब ये होता है कि आप सरकारी जॉब में हैं लेकिन इसके अलावा भी कहीं और से भी सैलरी गेन करते हैं। मान लो इन्फोसिस है ना, टीसीएस कंपनी, वहाँ पर आप सीईओ हैं, एमडी हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि आपके जो डिसीजंस होंगे बायस्ड हो जाएंगे। तो इस वजह से अगर आप कोई दूसरी सैलरी में एंगेज्ड हो आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ ऑफिस, तो वो क्या माना जाएगा, असमर्थता मानी जाएगी, और आपके लिए क्या हो सकता है, रिमूवल का एक बेस बन जाए वो। ड्यू टू हिज मेंटल और फिजिकल एबिलिटी, हो सकता है कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से असक्षम हो काम करने में। एक उम्र के बाद में आप लोगों को पता है कि शरीर साथ देना बंद कर देता है, और स्वाभाविक है कि आपकी जो मेंटालिटी है, या आप बोल सकते हो जो मेंटल लेवल है, वो धीरे धीरे ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, कम होगा, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये 3 ग्राउंड है, इंसॉल्वेंट हो गया आपका, कोई दूसरी सैलरी में एंगेज हैं, या फिर उनकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी नहीं क्या वो काम कर पाए, तो इस वजह से ये इनको हटाया जा सकता है। कुछ और दूसरे प्रावधान कि द प्रेसिडेंट में ऑल्सो रिमूव द चेयरमैन मेंबर ऑफ द ग्राउंड ऑफ द मिसकंडक्ट, कि भाई कार्य जो कर रहे हैं वो उनकी गरिमा के खिलाफ है, जो उनकी गरिमा है उनके पद की, उनके अनुरूप कार्य नहीं कर रहे, तो प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा उसके अलावा दिस मैटर विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, अगर ऐसा कोई मैटर होता है तो सुप्रीम कोर्ट वो फाइल जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है कि मिसकंडक्ट में आता भी है कि नहीं आता, और अगर वो नहीं आता है तो फिर वो आधार हट जाएगा, और अगर है तो फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद में उनको हटा दिया जाएगा। द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड ऑन द प्रेसिडेंट,
आप लोगों को पता होगा प्रेसिडेंट जो है अनुच्छेद 143 के माध्यम से 143 के माध्यम से क्या करते हैं, एडवाइसेस लेते हैं। लेकिन ये जो एडवाइसेस हैं वो प्रेसिडेंट के लिए बाउंडेड है। ये वाली एडवाइस, वैसे तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होता है, लेकिन इस मैटर में वो प्रेसिडेंट बाउंड होगा जब सुप्रीम कोर्ट उनको एडवाइसेस दे रहे हैं तो। अब मेजर प्रोविजंस क्या हैं यूपीएससी के, थोड़ा सा समझ लेंगे हम। द टर्म ऑफ द सर्विस ऑफ द चेयरमैन डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट में नॉट बी चेंज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। भाई 6 साल के लिए बनाया है, वो प्रेसिडेंट बोलते कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, इसको एक काम करो 3 साल कर दो इनका, तो नहीं किया जा सकता। ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन, वो सभी के सभी कहाँ से जाते हैं, आपके भारत के संचित निधि से जाते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं, तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाती है। द चेयरमैन आफ्टर हिज टर्म विल नॉट बी एम्प्लॉयड अंडर एनी गवर्नमेंट। तो सही बात है कि आप जब यूपीएससी के चेयरमैन हैं तो इसके अलावा भारत सरकार या उसके अलावा भी कोई प्राइवेट में भी आप किसी प्रकार का कोई पद नहीं ले सकते। तो ये जो है प्रोविज़न आपको ध्यान में रखना है। द चेयरमैन कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, कि अगर कोई व्यक्ति चेयरमैन बना है तो वो रीअपॉइंट हो नहीं सकता, नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड टर्म, मतलब दूसरी बार नहीं बन सकता, एक ही बार बनाया कोई व्यक्ति। ठीक है, तो ये 4 प्रोविज़न है, चारों के चारों प्रोविज़न आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। मैंने आपको कंक्लूड कर देता हूँ कि चेयरमैन जो है ना, एक बार जब वो बन जाते हैं तो उनके टेन्योर से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। एक्सपेंसेस, सैलरी सारी की सारी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। उसके बाद में जो चेयरमैन है ना, वो एक बार जॉब में आने के बाद किसी दूसरे पद पे नहीं जा सकते, दूसरी जॉब नहीं ले सकते, और एक चेयरमैन एक ही बार बनता है, दूसरी बार रिअपॉइंट नहीं हो सकता वो। अब करता क्या है, काम क्या है सर उसका, यूपीएससी में जो ये है इनके काम क्या है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि इट कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आईएएस है, आईएफएस है, ठीक है, आईपीएस है, आईआरएस है, तो इनके लिए आपको पता है एग्जाम्स लेता है ये। ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज और सर्विसेज इन यूटीज़, उसके लिए भी लेता है। जैसे आपने देखा होगा असिस्टेंट कमांडेंट की जो पोस्ट होती है, और यूपीएससी के अलावा और भी जो दूसरी पोस्ट होती हैं उसके लिए भी क्या ली जाती है, आपके लिए एग्ज़ाम ली जाती है। इट ऑल्सो असिस्ट स्टेट टू प्लान एंड फॉर जॉइंट रिक्रूटमेंट, अगर उनको आवश्यकता लगती है तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये असिस्ट करेगा, या स्टेट एमपीपीएससी जो है उसको स्टेट पीएससी को क्या करता है, असिस्ट करता है कि अगर जॉइंट रिक्रूटमेंट करनी है या आपको रिक्रूटमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो हम आपको सलाह दे सकते हैं। इट प्रोवाइड एडवाइस टू द स्टेट ऑफ एनी मैटर, अगर लगता है तो। क्लेमिंग पेंशन एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेंशन, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुने गए लोग हैं, है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोगों को पता है कि पेंशन का प्रावधान है, तो उनके रिटायरमेंट के बाद में उनकी पेंशन को क्लेम करना और डिटरमाइन करना अमाउंट ऑफ पेंशन को, कितना अमाउंट दिया जाएगा आपको, ऐसा। सब्जेक्ट रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ द शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट, और जो अस्थायी नियुक्तियां जो की जाती हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो नियुक्तियां की जाती हैं उसको भी कौन डिटरमाइन करते हैं, यही करते हैं। मतलब रेगुलेशन कैसे होगा, है ना, क्या उनका टर्म होना चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन में कितना ड्यूरेशन है, तो इस तरीके से ये फंक्शन है इनके। उसके बाद में यूपीएससी जो है एक एनुअल रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, ये उसका काम है। सजेशंस देता है, एडवाइजरी इन नेचर होते हैं, ये बाउंडेड नहीं होंगे प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट जो है प्रेजेंट द रिपोर्ट ऑन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट आप लोगों को पता दोनों ही सदन के समक्ष रखते हैं। द गवर्नमेंट कैन फ्रेम द रूल विच कैन गवर्न द एडवाइजरी वर्क ऑफ द यूपीएससी, तो ये काम रहेगा सरकार का। अब मैटर बियॉन्ड द प्रीव्यू ऑफ यूपीएससी वो कौन कौन से आते हैं, जैसे मैटर रिलेटेड टू गिविंग रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लासेस, तो एक ये आता है बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना है। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड ऑफ द कमीशन एंड अपॉइंटेड ऑफ द हाई डिप्लोमेटिक पोस्ट जो होती हैं वो मैटर बियॉन्ड होते हैं यूपीएससी के। मैटर रिलेटिंग टू द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द पोस्ट, जैसे ग्रुप सी ग्रुप डी हैं उनकी, और टेम्परेरी और स्मॉल पीरियड के लिए जो अपॉइंटमेंट होती है, ये इसके बियॉन्ड है यूपीएससी के। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके एमपीपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो अनुच्छेद 315 जो आपको पता होना चाहिए, इसमें यूपीएससी के बारे में जानकारी दे रखी है, पब्लिक सर्विस रिलेटेड टू द यूनियन ऑन द स्टेट के बारे में। दूसरा, अपॉइंटमेंट और टेन्योर क्या होगा, आप लोगों को पता ही है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। टेन्योर 6 साल, ये 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए। रिमूवल सस्पेंशन में आपको प्रोसेस बता चुका हूँ, लेकिन ये 17 में आएगा, तो 15, 16, 17 रिमूवल और सस्पेंशन जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का। और पावर टू फ्रेम द रूल ऑन द सर्विस कंडीशन ऑफ द मेंबर एम्प्लॉय ऑफ द कमीशन, तो क्या पावर है, किस तरीके से उसको फ्रेम करना है, ये अनुच्छेद 318 में दे रखा है। और 319 में दे रखा है जैसे प्रोविजन ऑफ कॉन्टिन्यूशन ऑफ द पोस्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर, मतलब एक बार आपका टेन्योर खत्म हो गया तो कॉन्टिन्यूशन जो है आप नहीं कर सकते, आपको पता है ऐसे भी रीअपॉइंटमेंट नहीं है यहाँ पर। अनुच्छेद 320 क्या बोलेगा, फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, कि जो फंक्शन है मैंने आपको बताया, पूरे के पूरे फंक्शंस कहाँ पे दे रखे हैं, वो अनुच्छेद 320 में दे रखे हैं।
321 में क्या दे रखा है, पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो एक्सटेंड कर सकता है उनकी फंक्शंस को, उनकी पावर्स को एक्सटेंड कर सकता है। पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्सपेंसेस कहाँ से आते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, तो 322 में दे रखा है। और 323 जो कि आखिरी है वो है कमीशन की रिपोर्ट। किसको देंगे, ये प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट दोनों हाउस के समक्ष इसको रखवा देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आप लोगों को कंप्लीट करवाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। और दोस्तों पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और अनअकैडमी का ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और अनअकैडमी के ऐप पर जाकर अगर आप मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो LK7 लाइव मेरा कोड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, थैंक यू।